गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सारे? बढ़िया। चलिए, तो हम लोगों ने हम लोग कल एंथोसिरोज देख रहे थे, है ना? किसी को कल एंथोसिरोज में जो हमने पढ़ाया डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे शुरू करते हैं हम लोग। एंथोसिरोज हम लोग जर्मिनेशन ऑफ स्पोर तक हम लोग कर चुके थे, है ना? स्पोर तक हम लोग कर चुके थे। तो स्पोर में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो स्पोर होता है, द स्पोर मदर सेल ऑफ mother cell of gametophytic generation. What is the spore? Spore is a mother cell of gametophytic generation की mother cell होती है spore. इसी के लिए अगर स्पोर की हम डिफ्रेंशिएट करें कि स्पोर में क्या क्या चीजें होती हैं, तो स्पोर में दो वॉल्स होती हैं, एक होती है आउटर वॉल और एक होती है इनर वॉल। इसकी आउटर वॉल कौन सी है? जो आउटर वॉल कैसी होती है? इसकी आउटर वॉल होती है हार्ड एंड रेजिस्टेंट, जो हर चीज को रेजिस्ट करती है वो, और बहुत हार्ड होती है, जिसको कहते हैं हम एक्सोस्पोर। ठीक है, आउटर वॉल कैसी होती है? एक्सोस्पोर क्या है इसकी? ये इसकी आउटर वॉल है, आउटर वॉल हार्ड एंड रेजिस्टेंट, जिसे हम एक्सोस्पोर कहते हैं। जो इनर वॉल होती है वो कैसी होती है? इनर वॉल थिन एंड स्मूथ। इनर वॉल कैसी है? थिन एंड स्मूथ, और जिसे हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पोर। ठीक है, वो क्या है? ये इनर वॉल। क्लियर? ठीक, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज अगर मैं इसके बारे में बात करूं, तो जो एक्सोस्पोर है, इस एक्सोस्पोर का, भाई स्पोर है, स्पोर में हो सकता है कुछ कलर हो, कई सारी ऐसे स्पीशीज, कई सारी ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनके स्पोर में कुछ कलर होता है। तो अगर मैं बात कर रही हूं कि एक्सोस्पोर है, अगर मैं कह रही हूं आपसे एक्सोस्पोर है, तो एक्सोस्पोर में कुछ कलर हो सकता है, एंड देयर कलर, इनका जो कलर होता है, एंड देयर कलर डिपेंड ऑन स्पीशीज। ठीक है, जो एक्सोस्पोर है इसका कलर किस पर डिपेंड करता है? इसका कलर डिपेंड करता है इसकी स्पीशीज में। वही एंडोस्पोर, एंडोस्पोर मैंने आपको बोल दी कैसी होती है, थिन होती है, सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है। एंडोस्पोर के अंदर, क्योंकि एंडोस्पोर एक लेयर है, तो ये किसको घेरे हुए, अंदर जितना भी है उसका साइटोप्लाज्म, उसका न्यूक्लियस, इन सबको कवर किए हुए कौन? एंडोस्पोर। तो एंडोस्पोर के जो एंडोस्पोर है, इसके अंदर क्या क्या चीज होती है, तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो एंडोस्पोर के अंदर, या फिर मैं ये कह सकती हूँ उसका साइटोप्लाज्म, एंडोस्पोर के अंदर, एंडोस्पोर जिसको घेरा हुआ है, ये इसका जो साइटोप्लाज्म है, उसमें क्या क्या चीज है? उसमें इसका सिंगल न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस है, और साथ में क्या है इसका? कलरलेस, साथ में क्या है? कलरलेस इसका प्लास्टिड। ठीक है, कलरलेस क्या है? प्लास्टिड। हम जानते हैं प्लास्टिड में कलर होता है, अगर ग्रीन कलर है देन इट कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, अगर ऑरेंज या रेड कलर में से कुछ है तो दैट इज कॉल्ड इज क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो कई सारे होते हैं, इडियोप्लास्ट होता है जो रात में होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है जो कलरलेस होता है। तो इसका कलर प्लास्टिड कैसा है? कलरलेस है, कोई कलर इसके प्लास्टिड में नहीं होता है। दैट मीन्स इट इज नॉट फोटोसिंथेटिक, द स्पोर इज नॉट फोटोसिंथेटिक। स्पोर कैसा है? फोटोसिंथेटिक नहीं है। क्लियर? तो इट इज ऑल अबाउट द स्पोर। स्पोर के बाद अगली बात करते हैं हम इसके जर्मिनेशन की। स्पोर जो जर्मिनेट कर रहा है वो कैसे जर्मिनेट कर रहा है? लक्ष्मी, ये फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही है बेटा, आपकी क्लास सुबह थी जो मैंने नहीं ली आज। ठीक है, लक्ष्मी जो ज्वाइंट है, लक्ष्मी ये सुबह की क्लास नहीं है, आपकी क्लास ओवर हो चुकी है, जो मैंने आज नहीं ली है, फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही है। लक्ष्मी सिंह वही है, सेकेंड ईयर की।
आप लोगों का टाइम टेबल चेंज हुआ है ना, इसलिए। चलिए, नेक्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। स्पोर का जर्मिनेशन, जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। स्पोर कैसे जर्मिनेट करते हैं? तो जो स्पोर है, जो स्पोर है वो जर्मिनेट करते हैं ऑन द सूटेबल सबस्ट्रेटम। ठीक है, स्पोर जर्मिनेट on the suitable substratum। स्पोर किस पे जर्मिनेट करते हैं? जब इनको एक अच्छा, एक सही सबस्ट्रेटम जब इनको मिल जाता है तो दे जर्मिनेट ऑन द सूटेबल सबस्ट्रेटम। स्पोर जर्मिनेट ऑन द सूटेबल सबस्ट्रेटम। और ये जो स्पोर होते हैं, जैसे मैंने आपको ऊ स्पोर की बात की थी कि जायगोट है, जायगोट से क्या बनता है? ऊ स्पोर बनता है। तो ये जायगोट से जो ऊ स्पोर बनता है when the zygote becomes the ooze spore, तो वो क्या रहता है? ooze spore क्यों बनाता है? ताकि वो क्या कर सके, एक अपना रेस्टिंग पीरियड कंप्लीट कर सके या अनफेवरेबल कंडीशंस को रख सके। वैसे ही जो स्पोर है, इट ऑल्सो गो, स्पोर ऑल्सो गोज इन रेस्टिंग पीरियड। स्पोर भी किस में जाता है? स्पोर ऑल्सो गोज इन रेस्टिंग पीरियड। स्पोर भी रेस्टिंग पीरियड में जाता है। कहां से? फ्रॉम फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स। ठीक है, जो स्पोर है ये भी किस में जाता है? रेस्टिंग पीरियड में जाता है। फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स ये भी रेस्टिंग पीरियड में रहता है। कब तक? जब तक इसको एक सूटेबल अपनी एनवायरनमेंट ना मिल जाए। एंड टिल गोज इन रेस्टिंग पीरियड टिल टिल द फेवरेबल कंडीशंस कम। जब तक फेवरेबल कंडीशंस वापस नहीं आ जाती हैं तब तक ये क्या करते हैं? स्पोर जो होती है वो रेस्टिंग पीरियड में रहता है। अच्छा, इसके लिए इसकी फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं? इसके लिए इसकी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं मॉइस्चर। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन क्या है इसकी? इसकी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं इसका मॉइस्चर, और जैसे मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, ये सारी इसकी क्या है? फेवरेबल कंडीशन में, जो नॉर्मल सबके लिए फेवरेबल होती हैं। मॉइस्चर, बाहर जो एनवायरनमेंट है उससे क्या करते हैं? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद दे गेट स्वेल्ड अप एंड दे गेट रप्चर्ड, और वो क्या हो जाते हैं? रप्चर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रहता है स्पोर की रेस्टिंग पीरियड। कब तक? जब तक फेवरेबल कंडीशन वापस नहीं आ जाती। अच्छा, बाकी मैंने बता दिया। व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस कम, जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, व्हेन फेवरेबल कंडीशंस आर देयर, जब फेवरेबल कंडीशंस वहां रहती हैं, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर, they absorb moisture and swell up and swell up and एक्सोस्पोर गेट रप्चर। एक्सोस्पोर क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी। एक्सोस्पोर गेट रप्चर्ड एंड और एंडोस्पोर कम्स आउट, बाहर आ जाता है। एंडोस्पोर कम्स आउट in the form of germ tube। एंड एंडोस्पोर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ जर्म ट्यूब। एंडोस्पोर एक जर्म ट्यूब के रूप में बाहर निकल आता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो
देखिएगा इधर, स्पोर, एक्सोस्पोर, एक्सोस्पोर रप्चर हो गई, केवल क्या बचा है, ये एंडोस्पोर। ठीक, ये जो एंडोस्पोर है ये ही बाहर निकल जाती है इन द फॉर्म ऑफ जर्म ट्यूब। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। द एंडोस्पोर, ये क्या है, इसकी जो लेयर है, दिस इज एंडोस्पोर एंड इट कम्स आउट, एंडोस्पोर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ जर्म ट्यूब, जर्म ट्यूब के रूप में बाहर आ जाती है। एंडो, इसके जो अंदर है, स्पोर के अंदर जितना भी है, क्या इसका साइटोप्लाज्म, इसका न्यूक्लियस जितना भी है, ये सारा कहाँ आ जाता है, बाहर जर्म ट्यूब में आ जाता है। इट गेट माइग्रेट टू द जर्म ट्यूब, जर्म ट्यूब में बाहर आ जाता है और ये क्या हो जाता है, सारा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। इट गेट माइग्रेट टू द जर्म ट्यूब, जर्म ट्यूब में बाहर आ जाता है और कहाँ हो जाता है, ये कंटेंट जो होता है वो उसके आगे इकट्ठा हो जाता है। क्लियर? ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, ये जो जर्म ट्यूब है, ये जो साइटोप्लाज्म सारा जर्म ट्यूब में आ गया है। अब इस जर्म ट्यूब में क्या होता है बच्चों, इसमें होते हैं डिवीजन। आपको पता है ये चीज आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं, बिकॉज मैंने आप लोगों को इसके बारे में, जब हम पहले भी डिवीजन पढ़ा है हम लोगों ने, तो इसी तरह का हमने डिवीजन पढ़ा है। क्या, ये देखिएगा इसी तरीके से है, ठीक है। ये सारा क्या है इसका, तो ये बाय द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसवर्स डिवीजन, ये क्या है इसका ट्रांसवर्स डिवीजन, और ये क्या है सारा इसका ठीक साइटोप्लाज्म। पहला डिवीजन क्या होगा, इस तरह से, मतलब पहला डिवीजन डिवीजन नहीं है, एक तरह से ये मान लीजिए कि एक सेल वॉल फॉर्मेशन है। क्या है, एक सेल वॉल बन जाती है, एक सेल वॉल फॉर्मेशन है। और इस सेल वॉल के बनने की वजह से द साइटोप्लाज्म ऑफ द स्पोर गेट डिटैच्ड, मैं ये कह सकती हूँ, या सबसे अलग हो जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि अभी तक तो ये क्या था, एक जर्म ट्यूब था जिसके अंदर साइटोप्लाज्म स्पोर का जितना भी उसका प्रोटोप्लाज्म है वो सारा बाहर मतलब जर्म ट्यूब में आ गया था। अब हम कह सकते हैं कि दिस होल प्रोटोप्लाज्म गेट डिटैच्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द स्पोर। स्पोर का जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं, इससे क्या हो गया है, ये अलग हो गया है एंड इट एक्चुअली फॉर्म्ड अ सेल। ये एक्चुअली क्या बन गया है, एक सेल बन गया है। क्लियर? तो ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अब इसके बाद इसमें होते हैं डिवीजन, और डिवीजन कैसे होता है, दो सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं इसमें। कैसे डिवीजन होते हैं, इधर देखिएगा, इसमें टू सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है। कैसे डिवीजन है इसमें, टू सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन, ये देखिए इस तरह से, ये इससे अलग है। अब इसके बाद इसमें हो गए दो सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन, तो वन डिवीजन एंड टू डिवीजन हुए, ठीक है। इसमें क्या हुए है, दो सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन, और दो सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से, नॉट दो सक्सेसिव, दो सक्सेसिव, वन सेकेंड, एक तो यही है, ये वाला ट्रांसवर्स डिवीजन, सॉरी, एंड सेकंड ट्रांसवर्स डिवीजन, नॉट सक्सेसिव, सेकंड ट्रांसवर्स डिवीजन, इस तरह से दो सक्सेसिव यहां से होता है। ठीक है, ये क्या है, जर्म ट्यूब। जर्म ट्यूब में दो सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, एक तो बोरा ट्रांसवर्स डिवीजन, एक और ट्रांसवर्स डिवीजन इसमें हुआ, और वो क्या है, ये देखिएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें दो सेल बन गई है। अब क्या होगा, इसमें दो सेल बन गई है, ये क्या है इसकी फर्स्ट सेल, और ये क्या है इसकी सेकंड सेल, ठीक है।
दोबारा देखिए, ये क्या है इसकी जर्म ट्यूब। जर्म ट्यूब में क्या होते हैं, दो सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन। दो सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से क्या हुआ है, एक ट्रांसवर्स डिवीजन ये हुआ है पहला, जिसकी वजह से ये जो साइटोप्लाज्म है बाकी के स्पोर से क्या हो गया, अलग हो गया है, तो एक सेल फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। ठीक है, पहला डिवीजन। दूसरा डिवीजन कैसे हुआ है, ये देखिए इधर, ये इसमें सेकंड डिवीजन हुआ है। सेकंड डिवीजन होने की वजह से इसमें क्या बन गई है, दो सेल बन गई है, फर्स्ट सेल और सेकंड सेल। अब इसके बाद इन दो सेल जो बन गई हैं, अब इसमें होता है क्या, वर्टिकल डिवीजन। ठीक है, ठीक, अब इसमें क्या होगा, एक वर्टिकल डिवीजन होता है, और वर्टिकल डिवीजन देखिएगा कैसे होगा, इस तरह से, ये वर्टिकल डिवीजन 1 2 3 और 4 इस वर्टिकल डिवीजन। और वर्टिकल डिवीजन की वजह से इसमें क्या हुआ है, वर्टिकल डिवीजन, और वर्टिकल डिवीजन की वजह से आपने देखा चार सेल बनी है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेट फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि कितनी सेल बन गई है इसमें, चार सेल बन गई हैं। दो ट्रांसवर्स डिवीजन, टू सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से क्या बनी थी, दो सेल बनी थी। अब इन दो सेल में एक वर्टिकल डिवीजन हुआ है, जिससे कितनी सेल बनी है, चार सेल बनी है, क्वाड्रेंट स्टेज। अब इस क्वाड्रेंट स्टेज से क्या रहेगा, अब तीसरा जो डिवीजन होगा, एक डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन, दूसरा वर्टिकल डिवीजन, तीसरा जो डिवीजन रहेगा इट इज परपेंडिकुलर टू द सेकंड। सेकंड डिवीजन कैसा है, वर्टिकल है, दैट इज ऐसे। पहला मतलब वर्टिकल डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल फेज में ही होता है, आपको पता है। ठीक है, अगर पहला डिवीजन इस तरीके से है तो इसके राइट एंगल दूसरा इसी तरह से होगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल फेज में ही होगा। तो अगर एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे होगा। दैट मीन्स कि फोर सेल आगे बनेंगी एंड फोर सेल्स कहाँ बनेंगी, पीछे बनेंगी। तो आफ्टर द थर्ड डिवीजन, तीसरे डिवीजन के बाद, आफ्टर द थर्ड डिवीजन विच इज राइट एंगल टू द, जो राइट एंगल होता है किसके, सेकंड में, थर्ड डिवीजन विच इज राइट एंगल टू द सेकंड डिवीजन, तो कितनी स्टेज बन जाती है, ऑक्टेंट स्टेज। ठीक है, कौन सी स्टेज बन गई, ऑक्टेंट स्टेज। क्लियर, ठीक है। तो देखिएगा, एंडोस्पोर, एंडोस्पोर किसके रूप में निकला, इन द फॉर्म ऑफ द जर्म ट्यूब। जर्म ट्यूब, जितना भी सारा एंडोस्पोर में जितना भी प्रोटोप्लाज्म था वो कहाँ आ गया, बाहर जर्म ट्यूब में आ गया। जर्म ट्यूब में आने के बाद इस जर्म ट्यूब से क्या, इस जर्म ट्यूब में क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं। इस जर्म ट्यूब में क्या होंगे, डिवीजन होंगे, दो सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन। एक ट्रांसवर्स डिवीजन इस तरह से, जिसकी वजह से होल द साइटोप्लाज्म गेट अटैच्ड फ्रॉम द स्पोर, और इसी को हम क्या बोल देंगे, इट बिहेव लाइक एन सेल। ये एक सेल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, दूसरा मतलब आपने देखिए पहला ट्रांसवर्स डिवीजन, फिर उसके बाद दूसरा ट्रांसवर्स डिवीजन। दूसरे ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से दो सेल बन जाती हैं, फर्स्ट सेल एंड द सेकंड सेल। अब इस फर्स्ट सेल और सेकंड सेल में क्या होएगा, एक वर्टिकल डिवीजन होगा इस तरीके से। ठीक है, जिसकी वजह से कितनी स्टेज बन गई, क्वाड्रेंट स्टेज, यानी कि फोर सेल स्टेज। ठीक, अब इस चार सेल में क्या होगा, एक और वर्टिकल डिवीजन होगा विच इज परपेंडिकुलर टू द सेकंड डिवीजन। जो सेकंड डिवीजन की क्या है, ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं हम, ऑक्टेंट स्टेज। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, 8 सेल स्टेज। व्हाट इज द ऑक्टेंट स्टेज, 8 सेल स्टेज। ठीक है, व्हाट इज द ऑक्टेंट स्टेज, इट इज अ 8 सेल स्टेज। अब देखिएगा, अब इस ऑक्टेंट स्टेज में जितना भी सारा डिवीजन होना है वो किस में होना है, इसी ऑक्टेंट स्टेज में होना है। जो ये ऊपर की फोर सेल है, जो इसकी ऊपर की फोर सेल है ऑक्टेंट स्टेज की, इट कंटेन्स द ग्रोइंग एपिकल रीजन। मैं इसको मिटा रही हूँ बच्चों, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा, ऑक्टेंट स्टेज से शुरू करेंगे। ठीक है, ऑक्टेंट स्टेज क्या है, 8 सेल स्टेज, 8 सेल है। इस 8 सेल में 4 ऊपर है और 4 नीचे, इसी तरह से है भाई, 4 ऊपर है और 4 नीचे हैं। तो अपर 4 सेल, जो ऊपर की 4 सेल है, अपर 4 सेल, इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स द ग्रोइंग एपिकल रीजन।
ठीक है। अपर फोर सेल इसमें क्या है, इट कंटेन्स द ग्रोइंग एपिकल रीजन, और ये क्या बनाती हैं, फॉर्म थैलस। क्या बना रही है बच्चों, थैलस। अपर फोर सेल विच कंटेन द ग्रोइंग एपिकल रीजन, वो क्या बना रही हैं आपकी, थैलस बना रही हैं। जबकि जो नीचे की सेल्स हैं, जो नीचे की सेल हैं, नीचे लोअर फोर सेल, वो क्या बनाएंगी आपकी, द लोअर फोर सेल फॉर्म राइजोइड। इट फॉर्म राइजोइड। ये क्या बनाती हैं आपकी, राइजोइड बनाती हैं। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से इसका ये पूरा डिवीजन या पूरा इसका फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? देवयानी क्या बात है बच्चा, बहुत दिन बाद आया इसको, इतने टाइम से कहाँ थे, क्लास में आ ही नहीं रहे थे आप? क्या, चलिए कोई बात नहीं, कुछ काम से ही गए होंगे। तो ये क्लियर है, ठीक। कैसे डेवलपमेंट होता है इन द एंथोसिरोस, हाउ द स्पोर बिकम्स द गैमेटोफाइट एंड हाउ द जाइगोट बिकम्स द स्पोरोफाइट, ये पूरा डेवलपमेंट हमने इसमें देखा है। क्लियर। तो अब इसके बाद जो हम शुरू कर रहे हैं, योर लास्ट चैप्टर ऑफ द एल्गी ब्रायोफाइट पोर्शन। ब्रायोफाइट पोर्शन का लास्ट चैप्टर है आपका, और वो क्या है आपका, फ्यूनेरिया। ये हमारा एंथोसिरोस यहाँ कंप्लीट हो गया। मैंने आप लोगों को बोला था, क्योंकि एंथोसिरोस में बहुत कुछ आपको फालतू का दिया हुआ है। फालतू से मतलब जो है कि हम जो स्पीशीज पढ़ रहे हैं अपनी लेविस, उसके अलावा आपको बहुत कुछ दिया हुआ है। तो इट्स अप टू यू। आप, मैंने आपको बोला था कि आप लोग एक बार इसको खुद से घर पर पढ़िए। अगर आपको लगता है कि मैम ये डाउट है या फिर ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, तो वो मैं आपको करवा देती है फिर, पर ठीक है चलिए कोई बात नहीं, पढ़ा है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूनेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया जो है आपका, ये भी आपका ब्रायोप्सिडा का ही मेंबर है। ये किसका मेंबर है, ब्रायोप्सिडा का मेंबर है। पता है आप लोगों को, रिक्शिया एंड मार्केंशिया, दे बोथ आर मेंबर ऑफ हेपाटिकोप्सिडा। एंथोसिरोस इज अ मेंबर ऑफ एंथोसिरोटॉप्सिडा एंड फ्यूनेरिया इज अ मेंबर ऑफ ब्रायोप्सिडा। ठीक, फ्यूनेरिया इज अ मेंबर ऑफ ब्रायोप्सिडा। अच्छा, इसका जो कॉमन नेम है, जैसे हमने मार्केंशिया की बात करी, मार्केंशिया को कॉमनली क्या बोला जाता है आपका, लिवर वॉच। ऐसे ही एंथोसिरोस को क्या बोला जाता है, हॉर्न वॉच। सेम फ्यूनेरिया, इसका जो कॉमन नेम है, इसका जो कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम क्या है, मॉस। ठीक है, और इज अ कॉमन नेम ऑफ फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया का कॉमन नेम है मॉस। और इसी को हम ट्रू मॉस भी कह सकते हैं। ठीक, वैसे आप इसको ट्रू मॉस ही कहें तो ज्यादा अच्छा है। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है ठीक है। कॉमन नेम क्या है, मॉस। अच्छा, इसका जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो आप बात कर लें। लास्ट है तो मैं इसका सारा सिस्टमेटिक पोजीशन आपको बता देती हूँ। एक बार मैंने शुरू में बताया था और एक बार मैं लास्ट में बता रही हूँ आपको। ठीक है, कैसे सिस्टमेटिक पोजीशन हम लिखते हैं, ये मैंने आपको बोला है। चाहे आपको कोई भी मेंबर दिया जाए, वेदर इट इज अ एल्गी, वेदर इट इज अ ब्रायोफाइट, आपको क्या करना है, आपको उसका सिस्टमेटिक पोजीशन लिख कर आना है। ठीक है, तो फ्यूनेरिया का जो सिस्टमेटिक पोजीशन है, इसके बारे में क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिवीजन। डिवीजन में क्या आते हैं, डिवीजन क्या है इसका, ब्रायोप्सिडा। ठीक है, डिवीजन क्या है इसका, ब्रायोफाइट, सॉरी क्लास है ब्रायोप्सिडा, सॉरी सॉरी सॉरी, ब्रायोफाइटा। डिवीजन क्या है इसका, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट हम पढ़ रहे हैं, डिवीजन ब्रायोफाइटा। क्लास है इसकी ब्रायोप्सिडा। ठीक है, क्लास ब्रायोप्सिडा। ऑर्डर है इसका फ्यूनेरियल्स। ऑर्डर है इसका फ्यूनेरियल्स, एक सेकेंड, ऑर्डर फ्यूनेरियल्स। इसके बाद फैमिली, फैमिली
फ्यूनेरिएसी। फैमिली क्या है? फ्यूनेरिएसी। जीनस फ्यूनेरिया, ठीक है। एंड स्पीशीज, वेरी इंपॉर्टेंट, हम कौन सी स्पीशीज पढ़ रहे हैं? तो जीनस फ्यूनेरिया एंड स्पीशीज हाइग्रोमेट्रिका। ये आपको याद रखना है हर एक का, वेदर इट इज ब्रायोफाइट, बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, चाहे एल्गी चाहे ब्रायोफाइट, आपको सिस्टमैटिक पोजीशन जरूर लिख के आना है। दूसरी चीज, जब भी आप जीनस और स्पीशीज लिखेंगे तो आप उनको अंडरलाइन करेंगे। अगर कोई मेरे जैसे एग्जामिनर हो गया तो मैं तो डेफिनेटली इसको काट दूंगी अगर आपका जीनस और स्पीशीज नेम आपने अंडरलाइन नहीं किया है, ठीक है। बिना अंडरलाइन के नहीं माना जाता है, वो गलत होता है, क्योंकि इसको वैसे इटैलिक्स लिखा जाता है, पर हम अपने हाथ से इटैलिक्स नहीं लिख सकते। तो व्हेन इट इज हैंड राइटिंग, जब हम उसको हाथ से लिखते हैं तब हम उनको, आपको पता है, अंडरलाइन करते हैं और अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। ये तो मैंने अलग अलग लिखे हैं इसलिए अंडरलाइन किए हैं। अगर मैं इनको साथ भी लिख दूं, मान लो इसको मैंने लिख दिया फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं? अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। आई एम श्योर आपको पता होगा। तो आपको ये सिस्टमैटिक पोजीशन जरूर लिखना है, एक बार मैंने लास्ट में आपको इसलिए बता दिया। क्लियर? चलिए बच्चों, एक बार पहले रिज्वाइन कर लीजिए क्लास को, एक बार पहले रिज्वाइन कर लो क्लास, फिर बात करते हैं आप लोग।